सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहीम। अमूमी तौर पर इस शो में मैं, अलीना इलियास और राना ताहिर होते हैं और हम जो मुख्तलिफ़ सियासी मसाइल हैं उन पर एक तज्ज़िया भी देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में सिर्फ मैं एज़ ए होस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नदीम अफजल चंद जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के तर्जमान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम उनको दें। बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में जो चाहते हैं कि उनका जवाब मिले, और नदीम अफजल चंद एक पॉलिटिकल फ़िगर भी हैं, तहरीक इंसाफ के नज़दीक भी हैं और पीएम सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, इमरान खान साहब के विज़न से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। तो ये इतनी सारी जो तब्दीलियाँ आई हैं पिछले 8, 10, 12 दिनों में, जिसमें काबीना में भी तब्दीली हुई, ख़ास तौर पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें तब्दीली हुई, और फिर उसके बाद एक नया लोकल बॉडी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया पंजाब में KPK की तर्ज पर, जिस पर अपोजिशन ने कहा है कि वो कल इस पर जाएंगे कोर्ट में, इसको चैलेंज करेंगे। लेट्स सी वहाँ पर क्या होता है। लेकिन ये जो कुछ इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? क्या जो ऐवान वज़ीर-ए-आज़म है वहाँ तक जो महंगाई की चीखें हैं वो पहुँच रही हैं? जो लोगों की इस वक्त प्रॉब्लम है, क्या वज़ीर-ए-आज़म उससे पूरी तरह आगाह हैं? और इस हवाले से क्या उनकी प्लानिंग है, किस तरह वो सोच रहे हैं? तो आज नदीम अफजल चंद हमारे साथ हैं। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तर्जमान हैं आप प्राइम मिनिस्टर के। आज मैं देख भी रहा था आपको प्रेस ब्रीफिंग में भी, जो बल्दियाती इदारों के हवाले से थी। इस वक्त तक की जो सिचुएशन है, 8-9 महीने की जो गवर्नमेंट में, अगर हम सड़क पर जाके आम आदमी से बात करते हैं तो वो 2 बातें करता है। वो ये कहता है कि हो सकता है बहुत सारे काम अच्छे हुए हों, लेकिन जिस तब्दीली का ख्वाब उन्होंने देखा था या जो तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो दिखा रहा था, वो तब्दीली की फील नहीं है, उस तरह की तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, बल्कि महंगाई है, शदीद महंगाई है और एक अनसर्टेनिटी है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समी साहब, इस पर सिर्फ अनसर्टेनिटी कहना या महंगाई कहना या मुल्क की एक सूरत हाल डिस्कस करना, मैं समझता हूँ कि आप कोई भी सूरत हाल जब डिस्कस करने लगें तो आप चीज़ों का निज़ाम हुकूमत से ले कर आम आदमी तक का जो सफ़र है उन पे आप देखते हैं कि आपको किस तरह आपकी सूरत हाल है, कैसी आपको मिली पिछली हुकूमत से और आज की हुकूमत का एक मवाजना आप करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद आप एक अवाम रिज़ल्ट निकालती है। आपका काम है सवाल करना या तजिया करना, मेरा काम है उसका जवाब देना। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है जिन हालात में मिली, अब ये एक दफ़ा बार बार कह के कि हमने कि जिन हालात में मिली, लोग कहते हैं यार आपने किया क्या? बड़ा रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि लोगों ने वोट तब्दीली को दिए। लोग तंग थे एक पॉलिटिकल एलीट से, एक ब्यूरोक्रेटिक एलीट से, एक जो नेक्सस बना हुआ था, जो एक क्लब था, उससे लोग तंग थे। लोग पुराने उन चेहरों से भी तंग थे जो साल से आ रहे हैं, जो हुकूमतों में रहते हैं, हर दौर में हुकूमतों में रहते हैं, लेकिन डिलीवर नहीं करते। लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं, लोगों को हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं, जुडिशल सिस्टम ख़राब, एनर्जी क्राइसिस इस मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब, फ़ॉरेन पॉलिसी नाकाम, बार्डर्स के पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब। ये वो मसाइल हैं जो आम लोगों की समझ में आते हैं, या जो आप जैसे लोग तो शायद और डीपली लोग मसाइल, लेकिन आम आदमी की जो समझ में आते हैं। अब सबसे पहले आप फ़ॉरेन पॉलिसी को ले लें। आज आप देख लें कि इंडिया के साथ इतनी टेंशन के बावजूद बड़ी क्लैरिटी है प्राइम मिनिस्टर के बयान में कि उन्होंने पूरे पॉलिटिकल क़यादत को भी एतमाद में लिया, उनका शुक्रिया अदा किया, फिर मोदी के जारियत का जवाब भी दिया और कहा हम मज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। पुलवामा का इशू जो पहले एक छोटा सा कहीं पटाखा चलता था पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी ठौंस दी जाती थी। आप पहली दफ़ा देख लें कि जो लिस्टिंग जो हुई है उसमें पुलवामा का भी जिक्र कोई नहीं, कश्मीर का भी जिक्र कोई नहीं। कश्मीर का दुनिया ने रिकगनाइज़ किया है कि उसकी आज़ादी की तहरीक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस, क्योंकि यह बड़ी आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। देखिए, मौलाना मसूद अज़हर को जो वो दाखिल करवाना चाहते थे, वो जो टेक्निकल होल्ड था चाइना का,
असल तो वाक़या ये है कि वो टेक्निकल होल्ड चाइना का ख़त्म हुआ। पुलवामा पर जो मौलाना मसूद अज़हर के हवाले से जो बातचीत हुई है उसमें इसमें कोई शक नहीं कि टेक्निकली वो जो लैंग्वेज है उसमें उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन एक बात जो जिस तरह से इंडिया का साथ दिया अमेरिका ने, जिस तरह से आप मुझे ये बताएं कि जो पुलवामा के बाद पाकिस्तान की एयर वायलेशन हुई, क्या दुनिया ने उसकी कहीं से मजम्मत हुई? अगर टेक्निकल होल्ड चाइना ख़त्म ना करता तो ये मसला यूएन में जाना था, वहाँ जाता तो इसके और कॉन्सिक्वेंसेज होने थे। नहीं, वहाँ पर भी चाइना अगर चाहता तो वो इसको वीटो कर सकता। वहाँ पे अकेला चाइना नहीं कर सकता, वहाँ 3 मुल्क ममालिक चाहिए, ये 5 चाहिए, वहाँ के रूल्स और चेंज हो जाते हैं। अब जहाँ के ऊपर जहाँ हुई, जहाँ आप देखें जो कहा जाता कि पुलवामा का मसूद अज़हर का तलक वो तोड़ा गया, कश्मीर के उसका साथ नहीं जोड़ा गया, ये एक मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी है। और फिर हमारी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक होता था, जो हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक होता था, अब आप उसका भी उसके इंडिया के मौक़िफ़ की कमज़ोरी सामने आ गई, हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। देखिए, जो पाकिस्तान की एयर स्पेस की इंडिया ने वायलेशन की, देखें अब कोई उसकी मजम्मत वेस्ट ने नहीं की, बल्कि अमेरिका ने ये कहा कि बिल्कुल ये भारत का ये एक राइट है। आपका दूसरा सवाल है, आप एक उस सवाल पे आ जाए, ये आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमने ये तो दुनिया को पूरी को बताया। हमारी कौम तो देखें इस पॉइंट, पहला हमारी प्रायोरिटी है अपनी कौम का इकट्ठे होना एक पॉइंट पे, हमारी सिविल मिलिट्री सारी क़यादत एक पेज पे हो, हमारी पॉलिटिकल अपोजिशन हुकूमती सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक पॉइंट पे हो। इस पॉइंट पे सारे एक पॉइंट पे थे। उससे हम खुश सलूबी से हमने पूरी एक कौम के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, इंडिया को अल्लाह ताला के फजल करम से एक जवाब भी मिला। अगला आप आ जाएँ एनर्जी क्राइसिस के ऊपर। एनर्जी क्राइसिस में देखें, मैं आज भी एनर्जी की मीटिंग में था, यकीन जानिए सर्कुलर रेट कहाँ पे छोड़ के गए, 38 पे छोड़ के गए। अब लोड शेडिंग सिस्टम में बिजली पैदा, कहते हैं जी हमने कैपेसिटी बिजली कितनी महंगी, 28 बिलियन की सर्कुलर रेट में कमी हुई है, रिकवरी हुई है इन 4 महीनों में। पिछले दौर में जितनी बिजली पैदा की गई महंगी, इंपोर्टेड कोयले से, इंपोर्टेड LNG से, कर्जे लेकर कौम को महंगा यूनिट कहाँ पे, फिर यूनिट भी होल्ड करेगा ताकि अगली गवर्नमेंट आके 4 महीनों के बाद वो आवाम को डिलीवर करे। बिजली उनके दौर की बनाई हुई, अब हम पिछला रेट दे रहे हैं। जो बिजली आप और मैं इस्तेमाल कर चुके हैं नून लीग के दौर में, उसकी कीमत अब हम जाकर दे रहे हैं आज का कंज्यूमर। कैसे कैसे फ्रॉड किए। अब अगला आप देख लें, इस मुल्क में बुनियाद होती है लोकल बॉडीज़, डेमोक्रेसी की बुनियाद लोकल बॉडीज़ है। नून लीग का लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आप देख लें, मैं तहसील नाज़म रहा हूँ, मैं यूनियन नाज़म भी रहा हूँ। मुशर्रफ बेशक डिक्टेटर था, इनसे 1000 दर्जे उसका सिस्टम बेहतर था। नून लीग के दौर में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, आप चले जाएं फील्ड में जाके नाज़मीन से पूछें कि क्या अख्तियारात थे आपके पास, आपको कितने फंड्स मिले, आपने क्या विमेन एम्पावरमेंट की, आपने गली नाली से नई क़यादत कैसे ऊपर आई, नथिंग। अब जो सिस्टम आ रहा है उसमें विलेज काउंसिल, नेबरहुड, पंचायत, फिर डायरेक्ट इलेक्शन, तहसील नाज़म का, सारी चीज़ें, बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी होंगी। आप अगरचे इससे इत्तफाक नहीं करेंगे क्योंकि आप पार्लिमानी निज़ाम के बहुत हमायती हैं, लेकिन मैं ये जो लोकल बॉडीज़ इंस्टीट्यूशन, ये जो नया बिल आया, इसमें मेयर और चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन इसके होंगे और फिर वो अपनी टीम बनाएगा, डायरेक्ट इलेक्शन, लोग उसे इलेक्ट करेंगे। तो ये तो जो ग्रास रूट लेवल पर तो सदारती निज़ाम आपने नाफिज कर दिया। सदारती निज़ाम भी यही है कि आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अगर मैं ये समझ लूँ कि ये पूरा मुल्क जो है एक शहर है, तो एक इसका सदर तमाम वोटों से आएगा और वो अपनी टीम फिर खुद सेलेक्ट करेगा और इसमें उसको पूरा इख्तियार होगा कि वो ईमानदार आदमियों को अपने साथ रखे। और जिस तरह आप शहर में मेयर डायरेक्ट इलेक्ट होगा लेकिन एक काउंसिल मौजूद होगी, इसी तरह कौमी असम्बली भी होगी, सेनेट भी डायरेक्टली इलेक्टेड, चेक एंड बैलेंस। तो ये वफाकी सतह पर क्यों इसकी मुखालफत है? देखिए, मुखालफत नहीं है इसमें। देख रहे हैं, कोई भी सिस्टम आपने चेंज करना हो ना, ये पाकिस्तान ऑलरेडी बड़े तजर्बे हो चुके हैं इस पाकिस्तान में, और हमने अगर कोई सिस्टम चेंज करना है तो हमसे सबसे पहले तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, सूबों को इत्मीनान में लेना है। हमने सूबे, कोई बड़ा सूबा है, कोई छोटा सूबा है, किसी सूबे की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कोई पोर्शन सूबे के अंदर फिर देखें ना, जो लाहौर डिवीज़न है वो डीजी खान डिवीज़न में वो सलूक नहीं है, ना वो डेवलपमेंट है। जो लाहौर डिवीज़न है वो शायद पिंडी डिवीज़न में भी वो ना हो, जो पिंडी में है वो अटक में शायद वो काम ना हुआ हो। बहुत ज़्यादा एक जो है ना फ़र्क रखा गया है।
अब कहीं पे GDP कहीं पे 80% इस्तेमाल आपने की, कहीं पे 10% भी आपने नहीं की। रह गया बात आपका सवाल सदारती निज़ाम का। देखिए मैं तो डेमोक्रेसी का हमायती, मैं ये आप जो कहते हैं ना कि सदारती निज़ाम, मैं कहता हूँ जो मर्जी आप निज़ाम ले आए, लेकिन देखना ये है कि जिसको अवाम कबूल करें, जिसको पॉलिटिकल क़यादतें कबूल करें, जो इस मुल्क के फ़ायदे में हो, जिससे ये अशराफिया जो काबज़ है ये थोड़ा सा आम किसी और आदमी को भी आगे आने का मौका मिल जाए, कोई इख्तियारात निचली सतह पे चले जाएं, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक एक एलीट जो है, जो गासिब है, वो कमज़ोर हो, जिसमें बिजनेस टाइकून जो पॉलिसी मेकिंग में आप शामिल होते जा रहे हैं, ये वापस अपना बिजनेस करें, ना कि पॉलिसी मेकिंग में आ जाएं। लेकिन वही ब्यूरोक्रेट्स जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, वो हमें यहाँ PTI की गवर्नमेंट में नज़र आए, और हमने ये देखा कि PTI की क़यादत ने उनको डिफेंड किया। आप पंजाब में देख लें, अब यहाँ पे देखें, इसमें दो राय है समी भाई। इमरान खान साहब का कोई डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी के बारे में कोई इतना उनका अपना डायरेक्ट राब, ना वो हुकूमतों में रहे, ना वो उन्होंने लोकल पार्टीज़ की सियासत की है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, और उनका ये पार्टी के चंद लोगों का काम है जो उनके आंखें और कान होते हैं कि वो उनको ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताएं। और अब 40 साल से जो हुक्मरान रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी ने उनके साथ काम किया है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग उनके साथ डेवलप हुई है, और मोस्टली ऐसे हैं जो अपने रियासत से ज़्यादा उनके वफादार ज़्यादा थे। अब देखना, हमने ये बड़ा मुश्किल, इतना आसान काम नहीं है कि आपने रियासत के मुखलस लोग ढूंढने, आपने एक विजन वाले लोग, एनर्जेटिक एक काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी ढूंढे जो इम्प्लीमेंट करे पॉलिटिकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बड़े स्पिरिट के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अगर फिर यहाँ पे मैं आपकी बात तस्लीम करने लगा हूँ ना, बात जो आपने पॉइंट आउट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आप देख लें कि अब पिछले 2 महीनों में आपको एक एक करके सॉर्ट आउट हो रहे हैं। जो हम कहते थे कि ये बेनिफिशरी हैं मियाँ शहबाज शरीफ के, ये उनके ज़ाती मुलाजमीन की जिन्होंने काम किया है, जो उनका एजेंडे पे आज भी अमल पैरा हैं, कहीं पस पर्दा ये गैर यकीनी सूरत हाल फैलाने में ये करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों और मैं समझता हूँ, और फिर उनको टारगेट दिया गया। अब जहांजेब खान साहब बड़े अच्छे अफसर हैं, अब उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ बड़ी मुद्दत काम किया, लोगों ने इतराज़ किया, मेरे समेत बड़े लोगों ने इतराज़ किया। 56 कंपनीज थी, अच्छा, वो उनका ब्रेन चाइल्ड था। लेकिन मैं कहता हूँ, मुझे याद है कि FBR को जितना फ्री हैंड ये 8 महीनों में मिला, इतना आज तक नहीं मिला होगा। लेकिन इसके बावजूद शॉर्टफॉल, इसके बावजूद उसकी रिवैम्पिंग का काम स्लो, इसके बावजूद एमनेस्टी स्कीम जो लानी थी उसकी ओनरशिप में कैबिनेट में बैठा था वो नहीं ले रहे थे, तो ये चीज़ें फिर उनको हटाया दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जो गवर्नमेंट का विजन है, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, उसके मुताबिक चलना, एक इकनॉमिक के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो बैंक्स के ऊपर जो स्टेट बैंक का काम है, अब डॉलर की कमी ऊपर नीचे हो गया, प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं, ये हकीकत बात नहीं। तो फिर उसके बाद अब देखें ना, फिर उनको हटाना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उनको रिज़ाइन करके अब उनको समझ आ गई कि मैं नहीं चल सकता इस गवर्नमेंट के साथ। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है बाजवा साहब ने रिज़ाइन दे के। इसी तरह अब आगे भी जो ब्यूरोक्रेट, जो सेक्रेटरी, जो अहम मोहदे पे है, जो गवर्नमेंट के, मैं समझता हूँ जो खान साहब की पेस के मुताबिक नहीं चलेगा, वो जहाँ छुट्टी ले लेगा या फारग हो जाएगा, खा वो पॉलिटिकल हो, खा वो ब्यूरोक्रेट हो। लेकिन आप ये समझते नहीं है कहीं ना कहीं ये एक सोच नहीं है तहरीक इंसाफ में कि ये जो पहले 8 महीने गुजरे जिसमें आप देखें डॉलर इतना डिवैल्यू हुआ, महंगाई जो है उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ, उसकी गालबन वजह ये थी कि नई गवर्नमेंट थी, नए लोग थे, पुराने लोगों पे डिपेंड किया गया और वो खान साहब के विजन के साथ नहीं चले। तो क्या अच्छा ना होता कि पहले दिन ही वो जो नज़रियाती लोग थे, जो पूरी तरह कैंपेन में शरीक थे, उनको मौका दिया जाता? देखिए, इसमें एक और फिर बहस छिड़ जाती, अगर बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स को साइड लाइन किया जाता, OSD बनाया जाता या साइड पे किया जाता, तो एक नई अनरेस्ट क्रिएट होती ब्यूरोक्रेसी में, एक नया माहौल बनता और एक नया इल्ज़ाम आता विक्टिमाइजेशन का। अब 8 महीनों के बाद वो विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम को नहीं लगा सकता। अब लोगों को सामने नज़र आ रहा है कि इस ब्यूरोक्रेसी की, इस इदारे के सरबराह की क्या अहमियत है। ना प्राइम मिनिस्टर का या उनकी टीम का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, ना किसी ब्यूरोक्रेट को कहा गया कि आप कोई फ़ैसले ऐसे बुनियाद पे करें जिसमें मुल्क
रियासत को पीछे छोड़ लेकिन दें। अपोजिशन तो कहती है कि नैब जो पकड़ रहा है वो इमरान खान साहब के कहने पे पकड़ रहा है, विक्टिमाइजेशन हो रही है, गवर्नमेंट पे कहने के पे सब कुछ किया जा रहा है। देखें अब, और इसमें कुछ आपकी तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी नैब के ऊपर बड़ी देखिए अब तनकीद करते नैब का जो चेयरमैन साहब हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मशवरे से, मशावरत से एज पर रूल्स अपॉइंटमेंट है उनकी। अब ये ओनरशिप नैब अच्छा काम करे या नैब गलत काम करे, इखलाकी तौर पर इसकी ओनरशिप उन दोनों जमातों को लेनी चाहिए। ये तो उनको कहना चाहिए जो अच्छा काम कर रही हो कि हमने ये सिस्टम सरदारी साहब कहते हैं गलती हो गई थी, गलती हो गई तो फिर तस्लीम करें। फिर ये गलतियां सिर्फ तस्लीम करने से नहीं होती, फिर इसका हल बताएं आगे। लीडर वो होता है जो आगे हल बताता है, वो गलती तस्लीम करता है, कौम से माफी तहरीक इंसाफ क्या समझती है नैब के चेयरमैन का? देखिए मैं तो खुद सच में जो तहरीक इंसाफ का जो डिस्कशन होती है, जो मैं अपनी राय देता हूँ, मैं कहता हूँ इस इदारे में रीवैम्पिंग की बहुत ज़रूरत है। और जो अंग्रेज़ के बनाए हुए, जो हमारे अपने हुए बनाए हुए कानून है, अगर रूल्स के मुताबिक अमल हो जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी सही फंक्शनल हो जाए, हमारा प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सही काम करना शुरू हो जाए, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज सही ऑटोनोमस। लेकिन जब तक वो चीजें क्यों ना हो, नहीं होती, जब तक वो नहीं होती तब तक क्या करें आप? देखिए अब मैं इसमें दो पहलू हैं। अगर नैब अदल की बुनियाद पे काम करेगा, आप और मेरे समेत किसी को तनकीद की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर अदल का दामन हम छोड़ेंगे तो फिर समी भाई, अच्छा इसमें एक बात है, कम से कम मैं तो डिफेंड नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको अदल का पहलू फेयर एनफ। आम आदमी जो है, जो बाहर से खड़ा देख रहा है, वो बड़ा खुश है कि ये बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों पर इल्ज़ाम है, जिन लोगों को नैब बुलाती है, वो कहते हैं कि जनाब ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है, हम तो नहीं होने देंगे, कानून तब्दील कर देंगे। लोग चाहते हैं कि जिसने करप्शन की है, खा वो तकड़ा है, खा कोई कमज़ोर है, दरमियाने दर्जे का, सबको सज़ा मिले। लेकिन सच्ची बात है, लोगों को हम बताना तो ये मेरा और आपका काम है कि इस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है। क्यों नहीं है ताकत? क्या देखिए उस पर वजूहत हैं। हम इतने नेक्सस बने हुए हैं ना। अब मैं कुछ बातें जो मैं आपको पता है मैं बोल सकता हूँ, लेकिन स्क्रीन आपके लिए हाजिर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप मैं कहता हूँ बोल में भी वो ताकत नहीं है, बोल में भी फिर वो ताकत नहीं। अच्छा मैं आज आपसे नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं एक बड़े हम, लेकिन मैं एक बात क्लियर आपको बता दूं, मैं खुद कमजोर आदमी हूं, मैं भी कोई इतना ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मैं इसमें सच्ची बात है, हमने तो आपको हमेशा हमारे सिस्टम में कमजोरियां हैं। जो आइडियलिज्म हम डिस्कस करते हैं, जो आइडियलिज्म हमारी ख्वाहिश है, प्रैक्टिकली वो आइडियलिज्म है नहीं। कमजोरी कैसे दूर होगी? कमजोरी दूर होगी, रोल मॉडल बनना पड़ेगा पॉलिटिकल क्लास को। वो बनेगी रोल मॉडल बनना पड़ेगा, जो नहीं बनेगी वो उसको अवाम फारग कर देगी। अभी तक तो अवामी किसी मसले पर देखिए रोल मॉडल पॉलिटिकल क्लास बनेगी, पॉलिटिकल क्लास के अंदर एक ताकत पैदा होगी, फिर वो दूसरे इदारों को कह सकते हैं कि भाई रास्त पे आ जाओ। नदीम अफजल चंद हमारे साथ हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू तहरीक इंसाफ का विजन दे रहे हैं और जो तब्दीलियां हैं, अब तक की जो परफॉर्मेंस है उस पर बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की क्या सोच है। एक छोटा सा वक्फा नाजरीन, गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। नदीम अफजल चंद तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमारे साथ हैं। तहरीक इंसाफ ने अब तक जो डिलीवर किया है उसके हवाले से बात हो रही है, कुछ तब्दीलियों की बात हो रही थी कि अब ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोगों को हटाया जा रहा है और जिन लोगों को लाया जा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर, वो ये कहा जा रहा है कि उस विज़न के मुताबिक काम करेंगे जो इमरान खान साहब का। लेकिन एक जो बड़ी तब्दीली थी वो, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले नदीम साहब ने भी जिक्र किया इसका, वो थी फाइनेंस मिनिस्ट्री में हफीज़ शेख आए असद उमर साहब की जगह, और अब शबर रिजवी साहब चेयरमैन FBR बने हैं और डॉक्टर बाकर रज़ा या डॉक्टर रज़ा बाकर वो अब बने हैं हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर। एक बड़ा तूफ़ान है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया में कि जी बेच दिया, रेंट कर दिया, IMF को दे दिया। फिर गवर्नमेंट ने एक वजाहत भी की कि अब वो IMF के रुकन नहीं है, IMF के एहलकार नहीं है। बाकर रज़ा साहब ने इस्तीफ़ा दिया IMF से, उसके बाद वो स्टेट बैंक के गवर्नर बने हैं। नदीम अफजल चंद साहब, ये जो इतना बड़ा क्रिटिसिज्म है, लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल अब IMF का बंदा आ गया है तो बस अब तो सारी पॉलिसीज़ उनकी होंगी और सब कुछ उनके हवाले कर दिया है, IMF को रेंट पे दे दिया है। ये बात आपकी जो काबीना है या जो टॉप के क्लोज क्वार्टर्स हैं, इस तरह का क्रिटिसिज्म वहाँ पर भी डिस्कस तो हुआ होगा? देखिए बड़ा फ़र्क है।
जो बाहर काम करते हैं बड़ी हैवीली पेड, बड़ी अच्छी ज़िंदगी छोड़ के इधर आते हैं अपने मुल्क के लिए सर्व करने के लिए, और जो अपने मुल्क में बैठे खून निचोड़ के दुनिया का किसी बाहर के ममालिक का एजेंडा पूरा कर करते रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन बेहतर है? अब ये आवाम को सोचना चाहिए कि बाहर की दुनिया जहाँ ना लोड शेडिंग हो, जहाँ बच्चे सिक्योर हों, जहाँ ज़िंदगी पुरअमन गुजर रही हो, वहाँ कोई अपनी अच्छी जिसको मुआश के मसाइल भी ना हो और वो अपनी ज़िंदगी छोड़ के इस मुल्क को सर्व करने के लिए आ जाए, मैं समझता हूँ ये तो उनका कौम पे एहसान होता है। और ये लेकिन वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आप देखें इस यहाँ पे ऐसे लोग भी आए, शौकत अजीज़ भी आए, मोइन कुरैशी अल्लाह उनको जरे फौत हो गए मेरे ख्याल में, वो भी आए। तो शौकत अजीज़ साहब आए, उनके शादी कार्ड का भी किसी को नहीं पता था उनका, तो वो वज़ीर आज़म बने। यहाँ के हम सियासियों ने वोट भी दिए, हमने डेस्क भी बजाए, हमने उनको 5 साल बर्दाश्त भी किया। अब मैं हैरान हूँ, अब लोग बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो एक पोस्ट है, गवर्नमेंट की एक पोस्ट है, वो कोई असम्बली के मेंबर नहीं बने, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, कोई वज़ीर नहीं बने, वो गवर्नर स्टेट बैंक अपनी प्रोफेशनल स्किल की बुनियाद पे आए और बड़ा क्रेडिबल आदमी है रज़ा बाकर। मैंने जितने लोगों से भी आज पूछा है, मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता था, लेकिन सच्ची बात है मैंने कल से बड़े लोगों से पूछा है तो हर बंदे ने तारीफ़ की है जिससे भी मैंने पूछा। और मैं कई दूसरी पार्टियों के लोगों से मैंने पूछा है जो टेक्नोक्रेट्स हैं कि आप जानते हैं इनको, जी बहुत अच्छे आदमी हैं। जो इतराज़ है, अब जैसे आपने बिल्कुल एक और फिर एक और इतराज़ होगा ना, हमारे हर पोस्ट पे एक DMG-N थी एक तो ना इस मुल्क की DMG, एक DMG-N थी। बिल्कुल, वो DMG-N ने खौल बदल के ना नया चढ़ा कर वो चाहते थे कि हर पोस्ट पे हमारा ही हक है। लेकिन बहुत सारे चेयरमैन FBR हो, खा गवर्नर स्टेट बैंक हो, खा कोई और अहम पोस्ट हो, चेयरमैन नेपरा हो, चेयरमैन ओगरा हो, चेयरमैन पैमरा हो, ये उनकी इन पोस्टों पे नज़र होती है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो मुल्क की खिदमत करने तो शायद पता नहीं, लेकिन IMF को वो ज़्यादा सर्व करेंगे। देखिए IMF के साथ तो हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। अब आप IMF की शराइत आपने पूरी करनी है, उन्होंने आपको पैसे देने हैं, अपना प्रोग्राम उनका आना है, तो ये इसमें तो आप कौन सी इस पे पसे पर्दा क्या चीज़ है? वो तो फिर शायद लगाने की वजह ये है ताकि कोई ट्रस्ट डेफिसिट भी ना हो। ट्रस्ट डेफिसिट भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो उसकी पे फिर कौन को पे करना पड़ता है उस चीज़ों को, उसमें ज़ाती तौर पे किसी एक फ़र्द का नुकसान नहीं होता, पूरी कौम को पे करना पड़ता है जब ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है, जब पॉलिसी सही चलती, जब इम्प्लीमेंट नहीं होती, जब प्रोग्राम अधूरा छोड़ना पड़ता है। खुदा न खास्ता प्रोग्राम मुकम्मल होगा, उसका कौम को, मुल्क को फ़ायदा होगा। करेंसी और डिवैल्यू होगी? इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त तो जो स्टेबिलिटी आ चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैंने एनर्जी की ब्रीफिंग देखी है, मैंने और चीज़ों में ब्रीफिंग देखी है। मेरे ख्याल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क था वो भी कम हो गया। अब आज हमारी बिजली की रिकवरी ठीक जा रही है, गैस की जो चोरी थी, जो गैस के अंदर काम होना था वो बेहतर तरीके से हो रहा है। नए लोग आ रहे हैं, बोर्ड्स नए बन रहे हैं, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन के हिसाब से एक पूरी रिवैम्पिंग का सिलसिला तकरीबन आप समझें कि जो सिलेक्शन ऑफ पीपल हैं वो 50-60% मुकम्मल हो चुका है। आने वाले चंद महीने 2 महीने में 80-90% मुकम्मल हो जाएगा। फियर इस वक्त लोगों को ये है क्योंकि IMF एक पॉलिटिकल बैंक है, उनका एजेंडा है वेस्ट का एक। CPEC जो है शायद 100% जो उस पर अमल दरामद है वो ना हो पाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि IMF की मौजूदगी जो है पाकिस्तान में, उसके साथ CPEC से अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए ये तो अब हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि बैलेंस कैसे रखना है। लीडरशिप का यही इम्तिहान होता है कि अमेरिका को भी खुश रखना है, वेस्ट को भी रखना है, इस रशिया को भी खुश रखना है, चाइना को भी रखना है, ईरान को भी रखना है, सऊदी अरब को भी रखना है, इंडिया के साथ ताल्लुकात भी ठीक करें, अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हमने ठीक रखने हैं। यही लीडरशिप का इम्तिहान, और इस लीडरशिप इंशाल्लाह इस इम्तिहान में कामयाब होगी। एक बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो ये है, अपोजिशन कहती है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि जी ये इदारों ने इनको यहाँ पर भेजा है, और बड़ा इल्ज़ाम ये है कि ये सब कुछ वो ही कर रहे हैं। ये आप तो क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठे, बात बताऊं, ये इल्ज़ाम लगाने से पहले अगर कोई भी सारे लोग जितने पॉलिटिकल के आते हैं जो इक़्तिदार में रहे, कभी इलेक्शन आइडियल नहीं हुआ इस मुल्क में, कभी 100% फेयर नहीं हुआ, हम फिर बाइकाट क्यों नहीं करते? इसका मतलब है कि समझ है सबको कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा।
दो ही तरीके ना, यहाँ तो 1985 की तरह पीपल पार्टी ने जिस तरह बाइकाट किया था फिर उसका नुकसान भुगता। इलेक्शन कमीशन आज से 10 साल पहले चले जाएं तो बहुत बेहतर है। जुडिशल सिस्टम, जुडिशरी आज से 10 साल पहले वाली जुडिशरी देख लें, आज बहुत बेहतर है। आज अपोजिशन को भी ज़मानत मिल जाती है। आज अपोजिशन का उदैबिया पेपर मिल वाला केस क्लोज हो जाता है टेक्निकल बुनियादों पे, लेकिन कभी जहाँ जस्टिस को वज़ीर आला या वज़ीर आज़म टेलीफोन करता था सज़ाएँ होती थी, आज वो सिस्टम नहीं है। इसका मतलब है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया। वो मीटिंग्स में आए, इमरान खान ने बड़ी तनकीद की, उन्होंने कहा कि जी इनको कुछ नहीं बैठना चाहिए इनको। कोर्ट ने भी सारे वो फैसले वापस किए, टिकट्स बिल्कुल वो कैंसिल हुए। जहांगीर तरीन साहब हमेशा हर पार्टी की मीटिंग में बैठे हैं, काबीना की मीटिंग में भी बैठे हैं। लोग ये कहते हैं अप्रोच में फिर तब्दीली कहाँ है? अगर तो जहांगीर तरीन साहब जनरल सेक्रेटरी थे, अगर वो जनरल सेक्रेटरी रहते तो मैं आपकी बात से और लोगों की बात से इत्तेफाक वो तो नवाज शरीफ भी हट गया, शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फिर टिकट वो फर्जम हुए, लेकिन वो पार्टी तो उसके बाद नहीं जहांगीर तरीन साहब अब चला रहा है। पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, उससे कोई तरीन साहब का तल्लक नहीं है। और आगे रह गया डिपार्टमेंट्स की बात। डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में उनकी इनपुट्स ली जाती हैं। एनर्जी के ऊपर उनको वो अपनी उनके आपको पता है पाकिस्तान के बेस्ट फार्मर है जहांगीर तरीन। एग्रीकल्चर में उनका एक पूरा नॉलेज है, वो काम करते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट में भी एक प्राइवेट जो थिंक टैंक था, वो थिंक टैंक के साथ बैठ के उन्होंने इस लोकल गवर्नमेंट में भी काम किया। अब थिंक टैंक में तो बैठना मैं समझता हूँ कोई मेरे ख्याल में, हाँ कोई सरकार उनको ओहदा मिले, कोई प्रिविलेज एंड पर्क्स मिले, कोई सरकारी ओहदा मिले, वो गलत है और वो नहीं होगा। आपका मतलब है कि इस वक्त जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी वो एज ए थिंक टैंक है, उनकी इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि उनके कंट्रीब्यूशन है। पीटीआई में उन्होंने एक पूरी मेहनत की है, एक पॉलिटिकल उन्होंने वर्क किया है। उस अब लोगों के साथ उनकी जान पहचान है, MNAs MPs के साथ वो बैठते हैं। अब वो लोग खुद उनको कहते हैं हमारी बात सुने, लोगों के मसाइल होते हैं, लोगों ने डिस्कशन करनी होती है। ठीक है, फेयर एनफ। अगर एज ए थिंक टैंक आपका ये मौक़िफ़ है। बजट की अब प्रिपरेशन शुरू हो रही है, नई टीम आ गई है, पॉलिटिकल पार्टियाँ, और आप तो ख़ास तौर पर एक पॉलिटिकल पर्सन है, तो जो इमरान खान साहब के लोग आपस में डिस्कशन करते हैं बजट कैसा होगा, कुछ गरीब आदमियों के लिए, मुलाजमों के लिए, इसमें कोई पुराने जो पेंशन बेचारे लेने वाले हैं कोई रिलीफ होगा? देखिए, अगर आज PTV के मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिल रही, आज बहुत सारे इदारे हैं जिनके मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिल रही पिछले कई दहाइयों से, जिनके पेंशन के पैसे भी पिछली हुकूमत नून लीग खा गई निकाल के। IT के पैसे 70 बिलियन जो IT मिनिस्ट्री का था वो भी लेके बजट में डाल के, जो IT को जिसने डेवलप करना था। अब देखें USF के पैसे जो थे 70 बिलियन इसाक डार साहब ने। अब लोगों को पता है कि कौन क्या हालात करके गया है। $30 बिलियन 30 ट्रिलियन बनते हैं, बहुत ज़्यादा, 30 खरब का कर्ज दे के गए हैं। 6-7 अरब रुपया एक दिन का सूद है। तो जब कौम को पता है इन मुश्किल हालात में अब लोग टैक्स देंगे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनका टैक्स का पैसा जाती अयाशियों में, करप्शन में, वेस्टेड इंटरेस्ट में, ऐसा ना हो कि अपनी जाती स्टील मिल तरक्की करे, हुकूमत पाकिस्तान की स्टील मिल, अवाम पाकिस्तान की स्टील मिल डूब जाए, कोई अपनी एयर ब्लू तरक्की करे, PIA डूब जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर एनफ। लेकिन आपका चैनल तरक्की करे, प्राइवेट चैनल तरक्की करे, PTV डूब जाए, ये इससे फिर अवाम टैक्स जब देंगे ना फिर उनको तकलीफ पहुंचेगी। वो तो अब फिर उनको तकलीफ होगी कि मैं जो 500,000 रुपया 2 लाख। अच्छा, ये जो आपके वजीर हैं हुकूमत के, इनको वो कहते हैं ना कि आई एम इन्वाइटिंग ट्रबल, एक वर्ड बोला जाता है। ये ट्रबल इन्वाइट क्यों करते हैं? फवाद चौधरी साहब साइंस और टेक्नोलॉजी में गए हैं और एक उन्होंने वहाँ पर वो कमरी कैलेंडर बनाने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है, और उलमा हजरात के बारे में देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रोयत अगर नहीं है, ये सुन्नत है, रोयत के बगैर ईद नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कैलेंडर बना लें, लेकिन ये एक इशू है जिस पे एक डिबेट है। तो उसमें ये कहना कि ये उलमा पर नहीं छोड़ा जा सकता और ये उलमा कौन है, और मैं कैलेंडर। उलमा भी बड़े बड़े PhD उलमा हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे उलमा हैं, उन उलमा को उस कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? तो ये क्यों इस तरह की बातें हो जाती हैं? उन्हें पता नहीं आप किस माइंडसेट में क्यों। मैं ऑफ कोर्स आपने कोई उन्हें डिफेंड नहीं करना, ये उनका स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बहुत सारे लोग लाइमलाइट में आने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें अब जिद्दत पैदा करनी है आपने इल्म में,
तो आपने उलमा के ऐसे ऐसे, मैं समझता हूँ पढ़े लिखे उलमा हैं कि शायद अंग्रेज़ी बोलने वालों से मैंने बड़े बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे देखे। अब ऐसी मार्केट में ऐसे आपको इस मुआशरे में उलमा भी मिल जाते। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, उलमा को वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, और मैं आखिरी सवाल जो है वो गवर्नेंस के हवाले से है। हमने देखा माजी में जब भी माशाल्लाह आए या गवर्नमेंट जो अच्छी जो गवर्नेंस कहा जाता है कि प्राइस पर कंट्रोल रहा, उसके बढ़ाने का कोई फार्मूला था। अभी कहीं पे कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं है। कहीं पे आज आप एक बाज़ार में जाके एक दुकान से चीज़ खरीदें 100 रुपये की, कल जाएं 150 है। कोई किसी को फेयर नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये काम हुकूमत के नहीं है। पाकिस्तान जैसे यही काम है हुकूमतों के। तो वो क्यों आवाम को सहूलत देना, यूटिलिटी स्टोर में आवाम को ख़रीदारी की चीज़ें मिलें, आवाम को प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मिलें, आवाम को सस्ती चीज़ें मिलें, मिलावट शुदा अशिया ना मिलें। अब तो एडमिनिस्ट्रेटर आपने बना लिए हैं टाउन कमेटीज़ में, तो अब इसको प्रमोट करेंगे। ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में मैंने कहा ये जो रमज़ान बाज़ार, ये चीज़ें एक तरफ आप सब्सिडी देते हैं, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा इशू है वो है गवर्नेंस का इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। और अगर इस रमज़ान में कीमतों जो देखें बाय सप्लाई एंड प्रोडक्शन पे आ जाती है, कीमतें होती हैं, लेकिन अगर पीछे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, सब्ज़ी आड़त में सस्ती मिल रही है और आगे जाके वो 200 रुपये किलो मिले, तो ये फेलियर होगा हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि आवाम को सहूलियात दें, प्राइस कंट्रोल करें, जो फेयर हो, दुकानदारों को हरास भी ना करें, छोटे ताजरों को, रेडी वालों को चलान भी, जेली चलान भी ना करें। ये इम्तिहान, इसके ऊपर हम चेक रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ये गवर्नमेंट का काम है कि कीमतों पर कंट्रोल रखे, चेक रखे कि कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी ना कर सके। लेकिन इसके साथ साथ जो ताजर हजरात हैं उनको हरास भी नहीं करना चाहिए, ताकि जो कारोबारी एक्टिविटी है वो चलती रहे। और अब देखते हैं कि इस रमज़ान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस चैलेंज से किस तरह इस पर पूरा उतरती है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।